हाँ जी, क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री, बुक आर पास्ट 1, उसका आज हम चैप्टर नंबर 7 परफॉर्म करेंगे। चैप्टर 7 बताता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या मीनिंग है इसका। तो चैप्टर्स को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे। चैप्टर 7 जो न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज की बात करता है, इसका नाम ये भी हो सकता था, जैसा सिंपल बुक्स में हुआ करता था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, या इसको हम ये भी कह सकते थे सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स या अपहीवल्स। इनको अपहीवल्स या मूवमेंट्स कहा गया है, जो हमारी नॉर्मल बुक्स रहती हैं। ये इस तरह से नाम रहेंगे अलग अलग बुक्स में। मैंने इसलिए बता दिया कि आप नर्वस ना हो जाएं, कंफ्यूज ना हो जाएं। उन्होंने चैप्टर्स के नेम इसलिए अब इस वे में मेंशन किए हैं क्योंकि जिस वजह से चैप्टर का कंटेंट डेवलप हुआ, चैप्टर बना, वो हिस्ट्री का वो रीजन, वो एरिया, वो एरा क्यों जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि न्यू क्वेश्चंस थे, न्यू आइडियाज थे। तो इसलिए चैप्टर का नेम इन इटसेल्फ अब बहुत ही इनक्विजिटिव है, बहुत डीप जाता है, हमें वहां से समझना है। तो पहला टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए आप सभी को पता है कि आज से लगभग 3000 ईयर्स बिफोर, यानी कि 1000 बीसी, बिफोर कॉमन एरा में आयरन का एडवेंट पाया जाता है। सब कॉन्टिनेंट पे आयरन के यूजेज इसी टाइम पर पाए जाते हैं। तो मुद्दे की बात अगर हम देखें तो चाहे वो बहुत ही पुराना अर्ली मैन रहा हो, उसे भी एक सेटल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट को क्लीन करना था, तो उसे मेटल चाहिए था, और वो मेटल उसे मिला है कॉपर। तो हमने देखा चालकोलिथिक एज शुरू होती है 6000 बीसी। इसी तरह से चाहे फिर वो 1000 बीसी के अराउंड का लेटर वैदिक का पीरियड हो, उस टाइम पर भी जरूरत है एक ऐसे मेटल की जो बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करे सॉइल में, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो और फॉरेस्ट को काटा जा सके, तो वो है आयरन। अब ऐसा माना जाता है कि 1000 बीसी के अराउंड जब आयरन के एविडेंसेस पाए जाते हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, एक्चुअल में आयरन का प्रॉपर वे में एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो यूजेज पाया जाता है वो 500 बीसी के अराउंड पाया जाता है। तो आयरन के यूजेज की वजह से एग्रीकल्चर में काफी चेंजेस आए, यानी कि एग्रीकल्चर काफी बूम करने लगा और ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स भी आ गई थी, जिसकी वजह से अब जितने भी सीड्स थे उनके छोटे सैपलिंग्स तैयार किए जाते थे और उनको फील्ड में लगाया जाता था, तो क्रॉप्स भी अच्छी होती थी। क्रॉप फेलियर का स्कोप, सीड फेलियर का स्कोप नहीं रहता था, मोस्टली क्रॉप्स हो जाया करती थी। इन सारी चीजों की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हुआ। अब जब एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो रेवेन्यू कलेक्शन भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और रेवेन्यू कलेक्शन अगर अच्छा हो रहा है तो आपने अच्छे बड़े पैमाने पर आर्मी भी मेंटेन की है, बड़े अच्छी सिटीज भी बनाई हैं और कैपिटल्स भी मेंटेन की हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या है? ऐसे में होता यह है कि जब इतने बड़े स्तर पर राजा भव्य सेक्रीफाइसेस करता है, यज्ञ करता है, और इससे एक पुरोहित क्लैन जो स्ट्रांगली डेवलप होता है, ब्राह्मण वर्ग जो स्ट्रांगली डेवलप होता है, जो इसी तरह के काम करा के यजमानी कमाता है, यानी कि जो यज्ञ है उसका मान लेता है, यजमानी। तो यजमान होते हैं ना जो यज्ञ कराते हैं, तो उसका मान जो लेता है वो होता है द ब्राह्मण। तो यजमानी का काम करता है, कर्म कांड परफॉर्म करता है। ऐसे में बड़े स्तर पर यज्ञों का आयोजन होने लगा। ब्राह्मणों की तरफ से मोटिवेट किया गया नॉर्मल लोगों को भी कि आप यज्ञ करवाएं, और यज्ञों की वजह से बड़े स्तर पर पशुओं की बलि दी जाने लगी। पशु बलि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो यज्ञों में बलि बहुत बड़े पैमाने पर दी जाती थी। मैंने आपको बताया था कि पशुओं की बलि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और पशुओं की बलि में मेनली कैटल की बलि दी जाती थी, और ये एग्रीकल्चर में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। चाहे वो बैल का काम करता था हल ढोने के लिए, चाहे फिर वो कार्ट का काम करता था सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो फार्मिंग सेक्शन इस वजह से परेशान था कि कैटल्स की बड़े पैमाने पर यज्ञों में बलि दी जा रही है, जिसकी वजह से कैटल्स की कमी है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें तो बड़े स्तर पर इस दौर में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने का एक मुहिम चली हुई है। हर कोई अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता है, हर कोई जनपदों से महाजनपदों की तरफ जाना चाहता है।
अब जब ऐसा दौर छिड़ा हुआ था तो ऐसे में फाइट और बैटल्स लाजमी थी, और इतने बड़े स्तर पर फाइट और बैटल्स जब होती हैं तो फिर लॉस होता है सबसे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी का, ट्रेडिंग कम्युनिटी का। तो बिजनेस एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी भी दुखी थी इस चीज से कि युद्ध रुकते नहीं। ये दोनों ही चीजों को एक साथ रोकने का एक ही तरीका था, एक ऐसी नई थ्योरी जिसका नाम होगा नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस की ही बात करेंगे। अब जो दो ऐसे युग पुरुष जन्मेंगे, एक हैं महात्मा बुद्ध और एक हैं महावीर जैन। तो ये दोनों नॉन वायलेंस को प्रमोट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का बेस भी यहीं से आएगा। एक फार्मिंग सेक्शन है जो इनसे जुड़ेगा, एक ट्रेडिंग एंड कमर्शियल सेक्शन है जो इनके साथ बड़े पैमाने पर जुड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब क्या होता है, लाइफ में बड़े पैमाने पर चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा कई सारी नई सिटीज बन रही हैं और इसको सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन हुआ था हड़प्पा पीरियड के टाइम पे, और ये सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन है। हड़प्पा पीरियड आपको पता है, जो ग्लोरीफाइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, द मैच्योर हड़प्पन्स, वो खत्म हो जाते हैं 1900 1800 के अराउंड। लेकिन जो लेटर हड़प्पन एजेस हैं, जो लेटर हड़प्पन विलेज लाइफ है, वो 1500 बीसी तक चलती रहती है, फाइनली जब तक आर्यंस उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करते थे। अब अगर हम ध्यान से कुछ चीजों को ऑब्जर्व करें तो उसके बाद दोबारा से ये 600 500 बीसी का टाइम है कि आयरन के आने की वजह से बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुई, और उससे एक सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है जिसकी वजह से नई सिटीज, नई लाइफ उभरती है। इसी तरह से नए विलेजेस भी उभर रहे हैं और विलेजेस का सिटीज के साथ रिलेशन, और विलेजेस में लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही है। ऑल इन ऑल पूरे के पूरे इंडिया में कई तरह के चेंजेस हैं। जैसे वर्ण आश्रम बदल चुका है, वो 1500 से 1000 तक कर्म के आधार पर था और अब वो जन्म के आधार पर चला गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो चुका है। वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हो चुकी है और उसे अब उस तरह से यज्ञों में या फिर नॉर्मल लाइफ में उतनी पोजीशन नहीं दी जाती। एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वुमेन को डिवाइड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट एजेस में। 8 साल की लड़की, 10 साल की लड़की और 11 साल की लड़की, ये आने वाले समय में डीपली आप पढ़ोगे। इसके बेसिस पर तय होता था कि फिर वो आगे किन किन कामों से उन्हें रोकना है, किन किन कामों में उन्हें जाने से मना करना है। अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि समाज बड़े स्तर पर मटीरियलिस्टिक होता चला जा रहा था और इंसानी जिंदगी की वैल्यू कम होती जा रही थी। जानवरों की जिंदगी की लाइफ की वैल्यू कम होती चली जा रही थी। ऑल इन ऑल जो एक लाइफ है, लाइफ का एस्पेक्ट मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ दिया गया था। भव्य नगर होने चाहिए, भव्य महल होने चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ट्रेड और कमर्स अच्छा होना चाहिए, लोगों के पास पैसा, वेल्थ होनी चाहिए, उच्च वर्ण में जन्म होना चाहिए। इस तरह की चीजें जब समाज में होने लगी तो इस दौर में नए सवाल उत्पन्न होने लाजमी थे। बहुत सारे नए क्वेश्चंस क्रिएट हुए कि एक्चुअली में लाइफ है क्या। जब लाइफ को पता करने का सवाल उठा तो फिर रहस्य निकले कि जीवन कहाँ से आता है, जीवन का रहस्य क्या है, क्या होता है जीवन, कब तक होगा जीवन, फिर जीवन के बाद है मृत्यु, तो मृत्यु के बाद भी है क्या जीवन। जब इस बात पर सवाल उठे तो फिर यूनिवर्स की स्टडी हुई कि एक्चुअली में सारा कुछ इस ब्रह्मांड से उत्पन्न है, यही ब्रह्म है और इस ब्रह्म से उत्पन्न जीव है। जीव के बारे में जानना है तो ब्रह्म को जानिए। ये ब्रह्म ज्ञान की तलाश में बहुत सारे योगी, मुनि, ऋषि आप सभी को देखेंगे, और ट्रुथ की सर्च है, जीवन की सर्च है, जीवन के महत्व की सर्च है, लाइफ के एक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। इसी नए क्वेश्चंस ने बहुत सारे नए आइडियाज को जन्म दिया और यही है ये चैप्टर। इस चैप्टर में अब हम अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। समझ आया जी? चैप्टर का नेम एक्सप्लेन हो गया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बुद्ध से। देखिए इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, ठीक है, और इनका नाम गौतम भी हुआ करता था, सिद्धार्थ या गौतम। कुछ बातें अब जो मैं बोलूंगा वो लाइफ में हमेशा याद रखनी है, ध्यान से याद रखिए। ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल का नीचे का हिस्सा है, तराई का इलाका है। नेपाल का जो बॉर्डर टच होता है ना भारत से, तराई का इलाका है। लुम्बिनी जगह कभी ना भूलिएगा। दूसरा, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे।
तो ये किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में आते होंगे? क्या वहां पर रूलर्स हुआ करते थे? तो बुद्ध का जन्म वहां हुआ जहां रिपब्लिक था, यानी कि गण था। तो कौन सा गण था वो, कौन सा रिपब्लिक था? शाक्य। शाक्य गणों में जन्म हुआ है इनका, शाक्य क्लैन के हैं बुद्ध। तो शाक्य क्लैन के, शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशजों से बुद्ध आते हैं। बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे। ओके, इस बात का ध्यान रखना। इस थ्योरी पे बहुत डीप डिस्कशन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलीजन डीपली, तब पढ़ाएंगे कि बुद्ध ने क्षत्रिय बन के जन्म क्यों लिया। वो उनकी काफी पेट में ही कॉन्वर्सेशन है बहुत, कि मुझे क्षत्रिय बन के क्यों आना है, तो वो समझाया जाएगा आपको। तो बुद्ध आते हैं शाक्य क्लैन से, और बुद्ध ने बचपन से ही बहुत ही लग्जूरियस लाइफ देखी। राज परिवार से आते थे, तो रूलर थे, कुछ बोध ही नहीं था। बुद्ध ऐसे ही एक दिन बाहर निकले अपने नगर में अपने सारथी के साथ, और बुद्ध ने कुछ चीजें देखी। जैसे एक शव को ले जाया जा रहा है, बुद्ध ने वो देखा। फिर एक औरत है, वो विलाप कर रही है मृत्यु हो जाने के बाद किसी की। फिर बुद्ध ने देखा एक बहुत ही बीमार दरिद्र इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता। जब बुद्ध ने नगर में घूमते हुए ये सब देखा, उसने अपने सारथी से जब सवाल पूछे, उसने जब जवाब दिए, तो उनकी आत्मा झकझोर गई कि मैं किस जीवन में जीता हूं, ये मुझे पता ही नहीं था। दुख है ये, दिस इज सफरिंग एवरीवेयर, व्हाट इज दिस सफरिंग, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? जब वो सारथी से पूछते थे कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, कहते हैं हाँ, एक दिन आप बिल्कुल वैसे ही बीमार होंगे। फिर जब आपकी मृत्यु होगी, परिवार ऐसे ही विलाप करेगा, और एक दिन आप ऐसे ही चिता पे जाएंगे। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको हुआ कि ये लाइफ ऐसी नहीं हो सकती, दिस इज नॉट द लाइफ। तो इन सवालों के जवाब पाने के लिए बुद्ध घर छोड़ गए, और ये इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का, बहुत बड़ा इवेंट है। बुद्ध ने जब घर छोड़ा, बुद्ध भटकते रहे, अलग अलग जगहों पर डिस्कशंस की, सरमन्स भी लिए, नॉलेज भी ली, उनकी संतुष्टि या तृप्ति कहीं नहीं हुई। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे भीतर से ही सब कुछ निकलेगा, यह डर भी मेरे अंदर से आया है, इसका जो सॉल्यूशन है अंदर से ही आएगा। तो बुद्ध ने उस समय में बिहार में एक जगह है बौद्ध गया, इसका नाम इसलिए पड़ता है कि बौद्ध गया जगह है, वहां पर बैठ करके एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की, और उस पीपल के पेड़ को हम बौद्ध वृक्ष, बौद्धि वृक्ष कहते हैं। इसकी एक ब्रांच कभी अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को पकड़ा करके श्रीलंका भेजी थी, और श्रीलंका में आज वो असली बौद्धि वृक्ष है। इंडिया वाला बौद्धि वृक्ष तो तोड़ दिया गया था, काट दिया गया था। ठीक है, तो ये सेना रूलर हुआ करते थे, ईस्ट के बंगाल सेना रूलर, उन्होंने काट दिया था। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो बुद्ध को जब ज्ञान मिला, तो बुद्ध ने वो ज्ञान बांटने के लिए सबसे पहली जगह चुनी सारनाथ। सारनाथ एक इंपॉर्टेंट जगह है, और सारनाथ में ही जाकर के बुद्ध ने अपना पहली बार ये सरमन पेश किया है, और इसलिए अशोक ने बाद में सारनाथ में ही वो 4 लायन और वो जो पिलर है वो बनाया, जो आज हमारी करेंसी पे छपा रहता है, हमारे सिक्कों पे छपा रहता है। इसको सारनाथ का लॉयन कैपिटल कहते हैं, द लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ। कैपिटल रहता है पिलर का ऊपर का हिस्सा, जिसपे डिजाइनिंग की होती है, आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में उसे कैपिटल कहते हैं। अंत में बुद्ध को निर्वाण माने कि मुक्ति मिली है, मोक्ष, निर्वाण जैन शब्द में बुद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का इस्तेमाल है। तो मोक्ष जो मिला है वो मिला है कुशीनारा में, कुशीनगर। तो आपको ये जगह याद रखनी है। लुम्बिनी में जन्म हुआ है, सरमन बिहार में बौद्ध गया में ज्ञान मिला है, पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, और मुक्ति बुद्ध की मोक्ष मिला है कुशीनगर में, कुशीनारा में। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिए। बुद्ध जो हुआ करते थे उनकी टीचिंग्स क्या थी? बुद्ध ने बात ही खत्म कर दी सारी। बुद्ध कहते दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। लाइफ क्या है? फुल ऑफ सफरिंग। जीवन दुखों से भरा हुआ है। उनसे पूछा किसी ने, भाई वाई? कहते दैट इज ड्यू टू द डिजायर्स एंड द क्रेविंग्स। डिजायर्स और क्रेविंग्स हैं जो खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम पूरी नहीं होती, और फिर सफरिंग्स है। जैसे बुद्ध की एक डिजायर थी, कभी ना मरना, जीवित रहना, जिसकी वजह से बुद्ध उस दिन सारा दिन परेशान रहे कि क्या मैं बीमार हो जाऊंगा, और फिर क्या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर फाइनली बुद्ध ने इसी अशांत मस्तिष्क के साथ अपना घर छोड़ दिया। तो ये बुद्ध की एक डिजायर ही थी। अब बुद्ध को मृत्यु से भय नहीं। अब बुद्ध का जीवन को लेकर के यह नजरिया नहीं कि मैं लंबा जीऊं, इसलिए बुद्ध को अब कोई सफरिंग भी नहीं है।
सेकेंड एस्पेक्ट, तो उनका कहना था कि डिजायर एंड क्रेविंग्स ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी लाइफ की सफरिंग्स का। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन कि ये डिजायर्स और क्रेविंग्स क्यों है, तो उनका आंसर था कि ड्यू टू इग्नोरेंस, आपको अज्ञानता है। सबसे बड़ा गुनाह आप करते हैं इग्नोर होकर के। इग्नोरेंस, आपको पता नहीं है लाइफ का पर्पस क्या होता है लाइफ आपको क्यों मिली है। नीड्स और डिजायर्स में आपको डिफरेंस करना नहीं आता। जो भी आपकी जरूरतें हैं, तन ढकने को कपड़ा मिल जाए, खाने को केवल 2 वक्त का न्यूनतम पर्याप्त भोजन मिल जाए, और सोने के लिए अच्छी निद्रा, और ऊपर सर ढकने के लिए कोई छत जो गुफा का अंधराएं ये सब देती रहती है। इसलिए आप देखेंगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ये सब हैं, तो वो कहते हैं नेचुरली है। इसके बाद जो भी है वो डिजायर है। ये नीड्स हैं, नीड्स के बाद एक भी चीज जो है वो डिजायर है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे फिर सफरिंग्स क्रिएट होती। तो अल्टीमेटली अब इस सफरिंग को वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर वो उससे सेटिस्फाई भी नहीं होते, उन्हें अब और चाहिए और चाहिए और फिर और चाहिए। इसे वो तमहा कह रहे हैं। तमहा, ऐसे शब्द आएंगे कि ये क्या होते हैं, तमा, तमस। तो ये तमा है जो खत्म ही नहीं होती, माने कि लस्ट है जो खत्म ही नहीं होती, इसको खत्म किया जाए। तो बुद्ध धर्म डिजायर को एंड करने की बात कहता है, लेकिन याद रखना हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता। वो कहता है डिजायर से तो सब होगा, जब तक डिजायर नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे चलेगी। ये आने वाले दिनों के लेक्चर हैं, अभी नहीं। शंकराचार्य की जब बात करेंगे तब समझ आएगा। तो डिजायर पे वो फोकस करता है कि विदाउट डिजायर फिर कैसे सोसाइटी चलेगी, कुछ तो डिजायर होना चाहिए। तो बुद्ध डीपली समझाते हैं डिजायर को, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा कि डिजायर किसे कहते हैं और सोसाइटी कैसे परफॉर्म करती है। सोसाइटी काम करेगी धर्म पे, सत्य पे, सत्य के आधार पर चलेगी। तो इसी तरह से बुद्ध अपने सरमन्स लोगों को देते रहे कि आप अपने डिजायर्स का त्याग करिए, अपनी नॉर्मल लाइफ को जो है वो डिवोट करिए यूनिवर्स के प्रति। ऐसे में बुद्ध के पास एक औरत आती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है बुद्ध की लाइफ का। एक औरत है, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है और वो बहुत रोती रहती है, और ऐसे में कोई उसे बुद्ध के पास ले जाता है। जब वो बुद्ध के पास आती है तो बुद्ध उन्हें एक ही चीज कहते हैं, किस गौतमी इस औरत का नाम है, किस गौतमी, किसा गौतमी। वो बुद्ध के पास आती हैं तो बुद्ध के सामने आके विलाप करती हैं। बुद्ध की एक स्टाइल था, ये अब तक नहीं आया था। बुद्ध कुछ भी कह के नहीं समझाते थे, करने को कहते थे, और जब वो बंदा वो कर रहा होता था उतने में सारी बात समझ जाता था। मतलब बुद्ध प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव करते थे। ऐसा नहीं था कि मैंने कहा है मान लो, करो, सीख जाओगे तुम। तो बुद्ध के पास वो आई तो बुद्ध कहते कि ठीक है, तुम अपने बच्चे की डेड बॉडी यहाँ रख दो, तुम मुझे बस कुछ सरसों के दाने कुछ घरों से मांग के ला दो, मैं इसे जीवित कर दूंगा। वो बहुत खुश हो जाती है कि बाय गॉड ये तो बेस्ट है। लेकिन बुद्ध उसे कहते हैं कि पूरी बात सुन लो, तो मैं सरसों के दाने उन घरों से इकट्ठे करने हैं जहां पे अब तक कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। और जब वो औरत सरसों के दाने इकट्ठे करने घूमती है, हर घर में हर चौखट में जाती, कभी ना कभी कोई ना कोई मरा रहता है। किसी की माँ मरी होती, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई। अंततः वो आती है और हाथ जोड़ लेती, कहती मैं समझ गई, मृत्यु तो सत्य है, मैं सत्य से भाग रही हूँ। पुत्र है मेरा तो मरना ही था, मैं भी मर सकती हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि वो मर गया है या जीवित है, मुद्दा ये है कि मैं जीवित हूं तो क्यों हूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो फिर उसे बुद्ध समझा देते हैं और फिर उसे काम पे लगा देते हैं, कहते हैं अब ओके डन, नाउ यू कैन गो। तो कुल मिलाकर के ये स्टाइल बुद्ध ने अपनाया और इसी तरह से वो काम करते रहे। क्लियर है जी। इसी समय में कुछ और भी हो रहा है। एक पर्सन है जिनका नाम है महावीर जैन, वो भी लिच्छवी गणराज्य है। लिच्छवी गण के सुपुत्र हैं। लिच्छवियों का नाम नहीं आप भूलेंगे, ठीक है। तो लिच्छवी गण के सुपुत्र हैं और वो भी क्षत्रिय हैं। देखो दोनों क्षत्रिय हैं, ये बड़ी बात है। और ये लिच्छवी किसके अंदर आता है, ये वज्जी गणराज्य के अंदर आता है। वज्जी संघ, संघ बड़ा होता है ना, एसोसिएशन, ये उसके अंदर एक गण था। तो लिच्छवी गण से आते हैं, दोनों ही रिपब्लिकन फैमिली से आते हैं। अब महावीर जैन जो है, इनकी एक खासियत है, बुद्ध ने तो एक नए धर्म की स्थापना कर दी है, बुद्धिज्म। जैन ने धर्म की स्थापना नहीं की, जैन जस्ट एक तीर्थंकार थे। इनसे पहले अब तक 23 तीर्थंकार हो चुके थे, ये 24वें तीर्थंकार थे, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने किसी रिलीजन की स्टैब्लिशमेंट नहीं की। अब जैन इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए एक वर्ड है जिन्न। जिन्न ये कब बने, जिन्न कौन होता है, जैन धर्म में जिन्न वो है जो कॉन्करर है, विजेता है। अब विजेता किस चीज का है, ये तो कोई युद्ध नहीं लड़ते थे, कुछ नहीं लड़ते थे। विजेता है डिजायर्स का, विजेता है डार्कनेस का, अज्ञानता का।
जिसने खुद की डिजायर्स पर और चीजों पर कंट्रोल कर लिया है वही जिन है। और जिस दिन वो ऐसा करता है उस दिन उसे क्या प्राप्त होता है? एनलाइटनमेंट। तो जैन धर्म में एनलाइटनमेंट और नॉलेज को क्या कहा गया है? कैवल्य। उसे उस दिन कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तो जिनको जैन महावीर जैन को कैवल्य प्राप्त हो गया था। इन्होंने पूजा कैसे की? ये भी अचानक से ही अपना घर छोड़ के निकल गए 30 साल की उम्र में। ये सारे गेम 30 की उम्र में ही होते हैं। उनके साथ भी तभी हुआ था, ये विवेकानंद के साथ भी। और 12 साल ये भटकते रहे। इनकी यात्रा बहुत लंबी रही है। बुद्ध को इतना प्रयास नहीं करना पड़ा, लेकिन जैन 12 साल भटकते रहे, दुनिया भर इधर उधर, कोई नहीं मिला ढंग का। फाइनली एक साल के पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की, और बड़ी लंबी तपस्या थी, बहुत लंबी। ऐसा कहते हैं 10-12 साल की इनकी तपस्या है, और वहां से फिर इन्हें निकल करके आती है एनलाइटनमेंट। फिर इन्हें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो उस दिन आंखें खुलते ही एक ही बात का जवाब देते हैं, एक ही बात समझाते हैं जैन। कहते हैं अगर आप सभी को दुखों से बचना है, ज्ञान प्राप्त करना है और जीवन का सत्य समझना है, ग्रह त्याग करिए, घर छोड़िए। अब घर छोड़ने को आज कई लोग घर छोड़ के दौड़ जाते हैं, गलत थ्योरी पढ़ लेते हैं, बुक में सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं बुद्ध ने जैन ने कहा था घर छोड़ो, घर छोड़ के दौड़ने लगे थे, बॉम्बे गोवा चले जाते हैं। और कोई रास्ते में पूछे क्यों भटक रहे हो, बच्चा भीख मंगे की तरह, खुद किताबों में लिखा है घर छोड़ो नॉलेज मिलेगी। ग्रह त्याग माने वर्ल्डली अफेयर्स को छोड़ो। वर्ल्डली अफेयर्स का मतलब मटीरियलिस्टिक लाइफ। मटीरियलिस्टिक लाइफ मतलब कि ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ डिजायर्स की वजह से नहीं था, ये सिर्फ तुम्हारे मटीरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं था। उस वर्ल्ड को छोड़ो और उस वर्ल्ड में आओ जो ब्रह्म है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो एक्चुअल वर्ल्ड है। तो उस मटीरियल वर्ल्ड से ब्रह्म वर्ल्ड के में एंट्री है ये, इसको ग्रह त्याग करना कहते हैं। तो वो घर अपना छोड़ गए और उन्होंने भी यही सिखाया कि घर त्याग करो, ग्रह त्याग करो और सत्य में आओ। सत्य उनसे पूछा क्या है, उन्होंने बोला कि कंप्लीट अहिंसा। अहिंसा माने कि किसी की भी लाइफ को थ्रेट नहीं करना और किसी को भी हर्ट नहीं करना। ये बहुत वाइड एस्पेक्ट है। हर्ट भी नहीं करना ये भी अहिंसा है। किसी की सोच, किसी की मान को, सम्मान को, किसी की डिग्निटी को भी ठेस पहुंचाना अहिंसा होती है। तो अहिंसा मतलब कि हिंसा होती है। आपको क्या फॉलो करना है? अहिंसा। तो आप अहिंसा का पालन करें। ये स्टॉन्च अहिंसावादी थे। तो अब होता क्या है कि इन्होंने एनिमल और मैन की लाइफ को इक्वली ट्रीट किया कि जितनी भी क्रिएशंस हैं सब गॉड की हैं, और जब उन्हीं की सारी क्रिएशंस हैं तो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से फिर फार्मर जिन्हें कीटों को मारना पड़ता था क्योंकि फसलें लगानी है, वो जैन को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेडर एंड कमर्शियल क्लासेस ने इनको बड़े पैमाने पर फॉलो किया, और इसलिए इनका मेन कंसंट्रेशन महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में हुआ, क्योंकि वहां पे कोस्टल एरिया थे, तो वहां पे ट्रेडर एंड कमर्शियल सेक्शंस ज्यादा हैं। फार्मिंग सेक्शन इन्हें ज्यादा नहीं अपना पाया, इसलिए यूपी बिहार का इलाका फार्मिंग इलाका था, वहां पे इनका गढ़ ज्यादा नहीं बन पाया। ध्यान से देखें तो दोनों ही धर्मों का जन्म भारत के ईस्टर्न एरिया से हुआ है, लेकिन दोनों ही धर्म आज बड़े पैमाने पर भारत के वेस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में दोनों का ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन ट्रेडिंग और कमर्शियल क्लास से हो गया था। ये बात समझ में आ गई? ये जैन हो गए। अब जब एक तरफ बुद्ध है एक तरफ जैन है, तो हिंदू धर्म भी नहीं पीछे हटेगा। अब उसमें भी कुछ चीजें हो रही हैं, उसे समझना जरूरी है, उसको समझते हैं। हिंदू धर्म में क्या होगा? आपको पता है वेद लिखे गए, वेद। तो वेदों को समझना इतना इजी नहीं था। तो 4 वेदास हैं, फिर वेदों को और सिंप्लीफाई किया जाता है। उनके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथास, ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके बाद आता है एक और सिस्टम, जब जंगलों में शिष्य अपने गुरु से चीजें सीख रहे हैं, आरण्यक का, आरण्यक्स, अरण्य जंगलों को कहते हैं आरण्यक का। और इन आरण्यकों के बाद आते हैं फाइनली उपनिषद। उप मने की किसी के सबॉर्डिनेट, किसी के समीप आना, किसी के क्लोज आना, किसी को अप्रोच करना और किसी के पास बैठ के सीखना। उपनिषद क्या होते हैं? टीचर और स्टूडेंट के बीच की डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के हिंदू धर्म भी इस तरह से ग्रो कर रहा था, वेदों से ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों से अरण्यक, अरण्यकों से अब ये उपनिषदों का दौर है। तो ऐसा कहते हैं कि आज से 2500 साल पहले जहां बुद्ध हुए हैं, आज से 2500 साल पहले जहां जैन है, आज से 2500 साल पहले वही उपनिषद भी थे। और उपनिषद शायद इनसे भी थोड़े पुराने हैं, 600 या 700 बीसी के टाइम से ही उपनिषद चल रहे हैं। उपनिषदों की टीचिंग क्या है? उपनिषदों की टीचिंग बहुत स्ट्रांग है।
उपनिषद्स आर द मतलब माइंड ब्लोइंग बुक्स। उसमें बेस्ट जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे उपनिषद भी हैं। तो उपनिषदों में अब बहुत सारी चीजें हैं, जीवन का सत्य तलाशने का प्रयास हो रहा है, लाइफ को पहचानने की प्रयास हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्हें तंग करती रहती है कि वो ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स में कुछ चीजें परमानेंट है जो आफ्टर डेथ भी खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर एक चीज सोचने की बात है, हम बात डेथ की कर रहे हैं लेकिन हम लाइन क्या यूज कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर डेथ। तो जब डेथ ही है तो फिर क्या लाइफ? तो वो लाइफ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं दो चीजों के फॉर्म में कि एक तो बॉडी रहती है, एक सोल रहती है। और बॉडी जो है ये वर्ल्डली अफेयर से जुड़ी है, तो इसका एंड होता है, ये ग्रो करती है, इसकी एज भी होती है, ये कंज्यूम मेन कंज्यूमर बॉडी है और ये एंड करती है। बट कुछ परमानेंट है, यानी कि मन, सोल, वो खत्म नहीं होता। तो इसलिए इसकी तलाश ये कर रहे हैं कि यूनिवर्स में कौन सी चीजें परमानेंट है, खत्म नहीं होती, एंड नहीं होती। फिर यूनिवर्स में कुछ चीजें हैं जो डेथ के बाद भी परसीव करती रहती है। तो ऐसे में अब ये दो चीजों पर निकलते हैं कि एक तो है यूनिवर्सल सोल। जो यूनिवर्सल सोल है, मतलब ये जो यूनिवर्स है वो एक सोल पे बेस्ड है। यूनिवर्स का एक थॉट है ना, यूनिवर्स का एक आइडिया है ना, ये नेचर ने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है खुद को, कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, कैसे सूर्य का प्रकाश आता है, कैसे उससे सारी वनस्पतियां काम करती है, कैसे हर जीव को जिंदा रहने के लिए हर पर्याप्त मात्रा में हर चीज मिली हुई है। ये एक तरह से अगर देखें तो यूनिवर्स एक थॉटफुल वे में बिहेव कर रहा है, तो ये यूनिवर्स ही है, तो ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म का मन ही तो है, सोच ही तो है। तो ब्रह्म का मन है, ये ब्राह्मण है, तो इसे ब्राह्मण कहा गया। यूनिवर्सल सोल को क्या कहा गया? ब्राह्मण। तो एक यूनिवर्सल सोल है ब्राह्मण। अगर आप लोग इस यूनिवर्स की जानकारी रख लेंगे, जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा आप भी ब्राह्मण हो जाएंगे। तो ब्राह्मण एक्चुअली में कोई कास्ट या कोई ग्रुप या कोई क्लैन नहीं है, कोई भी ब्राह्मण है। ब्रह जिसका हॉरिजॉन किस लेवल पर है? यूनिवर्सल लेवल पर, जिसका थॉट यूनिवर्सल लेवल पर। आई बात समझ में? इसलिए टीचिंग का काम किसको मिला है? एक वर्ग को, और उस वर्ग को हमने ब्राह्मण कह दिया। क्यों? वो आपको ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। ब्रह्म क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? आपकी रेलेवेंस, लाइफ क्या होती है, पर्पस क्या है लाइफ का, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। और इसी तरह से ये ब्राह्मण से, यूनिवर्सल सोल से रिलेट करती हैं एवरी डे आप सबकी लाइफ। आज सूर्य ना निकले, आज जल ना बहे, आज ब्रह्मांड कुछ भी अलग बिहेव करे, आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा। और हमारी जो लाइफ है ये चलती है हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे मन से। वह हमारा इत्त मन है, आत्मन है। तो आत्मन, यहां से एक वर्ड आएगा आत्मन। तो विचार चल रहा है इस पीरियड में ब्राह्मण और आत्मन पे, ये डिस्कशन चल रही है, यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल। और कहते क्या है ये लोग कि एक्चुअली में दोनों सोल्स ने आपस में मिल जाना है ना। ब्रह्म से ही आत्म मिलता है ना, आत्मन को ही आत्मा कहा है ना, ब्राह्मण को ही ब्रह्मा कहा है ना, तो आत्मा ब्रह्मा में ही लीन होगी ना, ऐसा ही कहा। तो यही नहीं होता है, आप जब जल जाते हैं पंचभूत कहाँ लीन हो जाते हैं? ब्रह्म में। पंचभूत ब्रह्मों में ही लीन होते हैं, तो ब्रह्म में लीन करना जरूरी है ना, दैट इज एस्पेक्ट। तो आत्मन ब्राह्मण, इस पर विचार चलने लगा बहुत डीपली। और समय बीते, सदियां बीती, कई सारे स्कूल्स बने, जिनमें से 6 स्कूल्स ऑफ थॉट, 6 दार्शन शास्त्र भारत के, 6 फिलोसफी स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सभी का जो बेसिस है, जो अंडरलाइन एक कंसेप्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं सेम मिलेगा। सभी ब्रह्म को रिस्पेक्ट पे करते हैं, आत्म को रिस्पेक्ट पे करते हैं, लेकिन सभी का प्रूव करने का मेथड डिस्टिंक्टिव है, सभी का प्रूव करने का तरीका अपना अपना अलग है। अब उसको उन 6 स्कूलों को सुन लेते हैं, मतलब आज तो नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में चैप्टर होगा, और उनके नाम, जो भी उन स्कूलों के फाउंडर हैं उनके नाम कर लेते हैं। स्कूल है वैशेषिक, वैशेषिक। तो फर्स्ट फिलोसफिकल स्कूल अमंग्स द 6, वैशेषिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और इसको